कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं किचन में आ गई। बाजार की थकान थी पर चेहरे पर मुस्कान भी। उनका नाम कविता दैया है। उनके साथ बात करके और समय व्यतीत कर मन प्रसन्न हो गया था। उनकी अभी अभी की हंसी ठिठोली और अपने तो भरे व्यवहार ने मन के भीतर एक सुकून भर दिया। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई तो मैंने मुड़कर देखा। वो पीछे पीछे रसोई के दरवाजे पर आ खड़े हुए थे। आंखों में वही कठोरता दिखाई दी। फिर बिना किसी भूमिका के बोले। उनकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। यह सब क्या है? कहाँ गई थी तुम? मैं चौंक गई उनके इस सवाल पर खुद को संभालते हुए बोली, क्या हुआ जी, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? सब्जियां नहीं थी घर में, बस वही लेने चली गई थी। किसके साथ? उन्होंने झट से सवाल किया। आपने देखा तो पड़ोस वाली कविता भाभी, उनके साथ ही तो चली गई थी। वो भी बाजार जा रही थी। मैंने सोचा उनके साथ ही चल लूं। तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, मैं ले आता। मैंने सोचा शाम को अक्सर बारिश हो जाती है ना, और आप ऑफिस से आते हैं, तब बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आंखें सिकोड़कर मुझे देखा। उनका स्वर थोड़ा और सख्त हो गया था। वो बोले, मैं ला ही रहा था सब्जियां। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की, और वो भी मुझे बताए बिना? आप तो घर पर नहीं थे, फिर मैं कैसे बताती? मैंने सोचा आप ऑफिस से आएंगे और फिर बाहर जाएंगे, ऐसे में खाना बनाने में भी विलंब होता, इसीलिए यही सोचकर मैं ही ले आई। ऐसी भी क्या जल्दी थी, मैं आ ही गया था। क्या यह ठीक है? किसी के भी साथ चली जाओगी? मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ऐसे हर किसी से बात करने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? अब मेरे मन में एक टीस सी उठी। उनके सवाल में जैसे एक आदेश था। अब मैं क्या किसी से बात भी नहीं कर सकती? फिर मैंने थोड़ी धीरे से कहा, और इसमें क्या बड़ी बात हो गई जो आप ऐसे नाराज हो रही है? घर का काम है, जिम्मेदारी है। मैंने सोचा था आपका थोड़ा काम कम हो जाएगा। भाभी जी के साथ थी और बाजार ही गई थी, कोई अनजान जगह थोड़ी गई थी। बात जगह की नहीं, बात है बताने की। मुझे पता नहीं और तुम यूं ही निकल गई। उन्होंने बात पर जोर देते हुए कहा। अब जैसे मेरे भीतर की वह व्यथा उबाल खाने लगी। सुबह जो देखा महसूस किया, उसकी कसक अब मेरे व्यवहार में दिखने लगी थी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या हर बात की इजाज़त जरूरी है? देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं कि तुम इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में बाहर घूमो फिरो। मैं हैरान हुई। शादी किया मैंने सिर्फ आज्ञा लेने के लिए की, आपको बताने के लिए जीवन साथी नहीं चुना, अपितु साथ निभाने के लिए चुना है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा खिंच गया। वो मुझे देखते रहे, मैं उन्हें हवा जैसे थम गई थी। मैंने कहा, मुझे आज पुराने सामान के कमरे से यह मिला। यह क्या है बताइए? मैंने वह बोतल दिखाकर पूछा तो वो चौंक गए पर बोले कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा, चुप क्यों हो? बताइए, आप शराब पीते हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या आप उस दिन देर रात शराब पीकर घर आए थे जब हम आपकी माँ के घर गए थे? एक मौन पसर गया हमारे बीच। फिर मैंने गहरी सांस ली और अपना स्वर धीमा कर दिया। आप अगर कुछ कहना चाहे तो खुलकर कहिए, आज मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन गुस्से से नहीं, सच्चाई से। वो कुछ पल खामोश खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से लौट गए। मैं रसोई में अकेली खड़ी रह गई। सब्जियाँ वैसे ही पड़ी थी, पर अब जैसे कुछ बिखर गया था। मन अशांत हो चला था। वो बाहर बैठे थे। खाना बनाने में मेरा मन नहीं लग रहा था। हाथ जैसे किसी यंत्र की तरह यथावत चल रहे थे। माँ कहती थी, मन में कितना भी क्रोध हो पर खाने से बैर नहीं करना चाहिए।
भूख के अग्नि क्रोध को और अधिक बढ़ा देती है। मैं उन्हें भूखा तो नहीं रखना चाहती थी। जब मन में तूफान उठे ना, तब भी काम करते रहना, हाथ चलते रहे तो दिल को थोड़ा सहारा मिल जाता है। मैं उसी सारे खड़ी सब्जियां काट रही थी, पर मन जैसे रो रहा था। भीतर ही भीतर उनकी हर बात सोल की तरह हृदय को भेद रही थी। बाहर वो भी चुपचाप बैठे थे, शायद सोच रहे थे, शायद कोई जवाब टटोल रहे थे। अपने भीतर या मुझसे नाराज थे। पर क्या इन सब में भी मेरी ही गलती थी? मैंने रोटी बेलनी शुरू की। हाथ की रफ्तार बढ़ गई थी। मानो जितनी तेजी से बोलूंगी उतनी ही जल्दी मन का बोझ हल्का हो जाएगा। पर मन हल्का नहीं हो रहा था। वो बोतल, वो महक, वो रात और आज उनके कहे शब्द, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने खाने की थाली परोसी और उनके सामने लाकर रख दिया। मेरा मन अशांत था। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं समझ रही थी उनका मन अशांत था। मैं पल भर को वहीं खड़ी रही, पर फिर बिना कुछ कहे रसोई की ओर लौट आई। मेरी पीठ उनकी ओर थी, पर मन जैसे अब भी उनके हर भाव को पढ़ रहा था। पीछे से कटोरी की हल्की खनक सुनाई दी। उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। शायद यह उनकी चुप स्वीकृति थी। दिल की चुभन और तीव्र हो रही थी। सोच रही थी कि क्या मेरा किसी से बात करना भी गलत है, एक बाजार जाना भी सवाल बन गए। भीतर एक गहरी थकान थी जो तन से ज्यादा मन में थी। मैं रसोई में खड़ी थी, पर जैसे एक दीवार खिंच गई थी हम दोनों के बीच। उन्होंने चुपचाप से खाना खा लिया था, परंतु मुझसे कहा भी नहीं कि तुम भी खा लो, पुकारा भी नहीं जैसे अब मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मन बुझा बुझा सा था। मैं अपनी थाली लेकर रसोई में ही एक कोने में बैठ गई। रोटी का एक कोर तोड़ा और सब्जी लगा ली। अपने मुंह तक निवाला लाया भी मुझसे खाया नहीं गया। जैसे गले में कुछ अटक सा गया। ना जाने कैसे आंखों से आंसू बह निकले थे। मन ने जैसे भीतर ही भीतर विलाप करना शुरू कर दिया था। मैंने निवाला वापस थाली में रख दिया। मेरा गला भर आया था। माँ की बहुत याद आ रही थी। मैं रो रही थी अकेले। जब कभी मैं रूठ जाती थी तो खाना ना खाने की जिद पकड़ लेती थी। भोजन के साथ समय सबके साथ नहीं होती थी, तो माँ जैसे जान जाती थी कि मैं रूठ गई हूँ। वह मेरे पास आकर बैठ जाती और मेरे सिर पर स्नेह से हाथ रखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, अच्छा तो अब मेरी गुड़िया ने व्रत रख लिया है। और तब मैं सिर झुका लेती, मुंह फुलाकर चुप बैठी रहती। तब माँ रोटी का एक निवाला बनाती घी के साथ और मेरी पसंद की सब्जी लगाकर मुझे बड़े प्यार से खिलाती। पर आज ना माँ पास थी, ना ही उनकी वो ममतामयी आवाज़ जिसे सुनकर मैं उनकी गोद में सिमट जाया करती थी। मैंने धीरे से अपनी थाली उठाई और वापस रख दी। मैंने खाना नहीं खाया और हाथ धोकर रसोई ठीक करने लगी। काम खत्म कर जब मैं कमरे में पहुंची तो देखा वो तो बेफिक्र सो रहे थे, खर्राटों से सुर तेज थे। मैं एक पल को दरवाजे पर ही खड़ी रही। लगा जैसे उनके जीवन में कोई और ही संगीत चल रहा था, जिसमें शायद मेरे आंसुओं की कोई जगह नहीं थी। माँ होती तो मेरी सिसकियाँ सुन लेती, पर अब मेरे ही भीतर का दर्द मुझे स्वयं सुनना था। मैं चुपचाप अपना किनारा पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। आंखें तो बंद थी, पर नींद जैसे मुझसे कोसों दूर थी। सब याद आ रहा था। मायके में कितने नखरे उठाया करते थे सब मेरे। मैं सबकी राज दुलारी थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा वह बिस्तर पर नहीं थे। मैं कमरे से बाहर बैठक में आई, पर वह वहाँ भी नहीं थे। बरामदे में देखा कुर्सी पर बैठे अखबार देख रहे थे। मैं स्नान ध्यान कर रसोई में गई, फिर गैस पर चाय चढ़ा दी। कप में छान कर बाहर लाई और उनकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने नजर उठाकर देखा, फिर चाय का कप मेरे हाथ से ले लिया। रात का तनाव अभी हम दोनों के चेहरे पर था। मैं पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या आप रोज पीते हैं? उनकी तो जैसे भ्रुकटियां ही तन गई और चाय का कप वापस नीचे रख दिया। उनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिख रहा था, किंतु खुद को संयत रखते हुए उन्होंने कहा, नहीं, कभी कभी, और तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। उस रात मेरे दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी पी ली थी। सब पीते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है जो तुम इसे राई का पहाड़ बना रही हो?
उन्होंने कहा और उठकर बगीचे की ओर बढ़ गए, जैसे अब वे आगे कुछ और कहना नहीं चाहते थे। मैं और क्या कहती, कुछ ना कह सकी, बस चुपचाप खड़ी उन्हें देखती रह गई। मैं हैरान थी, यह क्या कोई बड़ी बात नहीं। मैं किचन में चली आई, मन विचलित हो उठा था। किचन में काम करते हुए वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। खाना खाने के बाद वो निकल गए। मैं घर को व्यवस्थित करने लगी। मैं घर के कामों में स्वयं को इतना थका देना चाहती थी कि जैसे कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊं। हाँ, मैं सब कुछ भुला देना चाहती थी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी और मैंने स्वयं को इतना अधिक थका दिया कि कुछ देर बाद बाहर बैठक में सोफे पर बैठे बैठे ही मुझे नींद आ गई। बाहर तेज आवाज में कोई गीत बज रहा था, उसकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी में देखा, शाम के 4 बज रहे थे। खिड़की से बाहर देखा तो एक चूड़ी कंगन गले के सेट वाला था। ठेले पे ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां थी, रंग बिरंगे कंगन थे और साड़ी के मैचिंग गले के सेट भी थे। तेज आवाज में गीत बजाते हुए वह जा रहा था। मैंने देखा, कविता भाभी ने उसे रोक लिया था और फिर उन्होंने मुझे भी आवाज लगाई, सुमन बाहर आओ, चूड़िया कंगन ले लो। मैं बाहर आई और उनके साथ चूड़िया कंगन और गले के सेट देखने लगी। उन्होंने खूब सारी चूड़ियां ली, पर मैंने नहीं ली। अभी तो मायके गई थी राखी पर। माँ ने और दोनों भाभीियों ने बहुत सारी चूड़ियां दिलाई थी मुझे। बहनों ने भी मुझे उपहार में चूड़ियां और कंगन दिया था। लगभग सभी साड़ी के साथ के मेरे पास गले के सेट भी हैं। चूड़ी वाला चला गया। मैंने घड़ी देखी। रोहित को घर आने में अभी बहुत समय था। हम अपने अपने घर के बरामदे में खड़ी आपस में बातें करने लगी थी। भाभी की बातें मुझे बहुत हंसा रही थी। कविता भाभी कहने लगी, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है सुमन। तभी गेट खुलने की आवाज आई। मैंने देखा रोहित आ गए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हमारी नजरें मिली और मैं झिझक गई। चुपचाप घर के भीतर चली गई। वह भीतर आ गए थे। उन्होंने कपड़े बदले। तब तक मैंने चाय बना ली थी। ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोली, आज आप जल्दी आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। क्यों, क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता? मैं कुछ अचकचा सी गई। मैंने सामान्य तौर पर ही बोला था, पर फिर संभलते हुए कहा, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब यह नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, यूं ही। मैंने देखा उनकी आंखों में संदेह की रेखा खिंच गई थी। वो अपने पैर बड़ी तेजी से हिला रहे थे। फिर उन्होंने चाय का कप उठा लिया और होठों पर लगाया, फिर तुरंत मेज पर रख दिया। शायद गर्म थी या कुछ और बात थी। उनका मन जैसे उखड़ा हुआ था। मैं पास ही कुर्सी पर बैठ गई और कहा, कोई परेशानी है क्या? नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा। हमारे बीच मौन पसरा हुआ था। मैंने बात करने का प्रयास किया। आज कविता भाभी के साथ बाहर बरामदे में बैठी थी। चूड़ी और कंगन वाला आया था। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियां ली। इस बात पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चाय का कप को देखते रहे और जाने क्या सोच रहे थे वो। मैंने नहीं ली। मायके से इतनी सारी मिली है कि अब जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने अपने मुख पर मुस्कान रखते हुए उनकी ओर देखा। उन्होंने अब की बार मेरी ओर देखा। ठीक है, उन्होंने बस इतना ही कहा और चाय पीने लगे। मैंने मायके से लाया हुआ नमकीन मठरी लड्डू उनके आगे बढ़ा दिया। वह चुपचाप खाने लगे। मैं उठकर किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्होंने पीछे से पूछा, आज खाना क्या बना रही हो? मैं ठहर गई। उन्होंने लंबे समय बाद ऐसे सहज स्वर में कोई बात पूछी थी। मैंने कहा, दाल और रोटी। आप कहे तो कुछ और भी बना सकती हूँ। मुझे भिंडी की सब्जी पसंद है। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखकर कहा। मेरे होठों पर एक क्षण को मुस्कान आ गई। मैंने जी कहा और रसोई में आ गई। मैंने भिंडी की सब्जी बनाने का मन बना लिया था। उन्होंने अच्छे से भोजन किया था। भोजन के बाद हम बरामदे में बैठे थे। जाने कितनी देर तक वह बताते रहे। अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। मैं बस सुनती रही और मुस्कुरा देती और रात मुझसे बहुत अच्छे से बात करते रहे। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम रखा था, तो जैसे मैं भीतर ही भीतर एक सुकून महसूस कर रही थी। उनकी बातों में कठोरता नहीं थी। मैं घर पर ही रहती थी। अब गृहस्थी का भार कोई विशेष नहीं लगता था।
बाजार से सामान वो ही ले आते थे। रोजमर्रा के काम और वही रसोई। मायके से लौटी थी तो माँ के हाथों के लड्डू, अचार, पापड़, मठरी, नमकीन सब कुछ मेरी रसोई में आ समाये थे। उन्होंने स्नेहवश बहुत कुछ रख दिया था। दोपहर कुछ खाने की इच्छा हुई तो चाय के साथ एक प्लेट में थोड़ा कुछ ले लेती थी। यह सब जैसे वहाँ की स्मृतियाँ थी जिन्हें मैं हर रोज धीरे धीरे चख रही थी। कविता भाभी को भी मैंने चखाया था। उन्हें भी मठरिया और आम का अचार बहुत पसंद है। कविता भाभी का स्वभाव ममतामयी प्रतीत होता। जब भी मिलती एक दो बातें हो जाया करती। इसी में आधा घंटा बीत जाता। वह मोहल्ले की खबरें सुनाती, अपने बच्चों की शिकायतें करती। उनके 3 बच्चे थे, स्कूल आते जाते सभी उनसे बात कर लिया करती थी। किंतु इन कुछ दिनों में एक अजीब सी बात हुई। मैं देख रही थी, रोहित अचानक कभी भी ऑफिस से घर आ जाते, चुपचाप से, बिना आहट किए, दोपहर हो या शाम। मैं कुछ काम कर रही होती और उन्हें अचानक से आया देखकर चौंक जाती। अब जैसे उन पर ऑफिस का कोई निश्चित समय का बंधन नहीं रहा और फिर पूरे घर में वो झांक झांक कर देखते, जैसे कुछ तलाश रहे हो। मैंने ऐसा करते हुए देखा जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा भी, किसे ढूंढ रहे हैं? वो कुछ नहीं कहते। और आज तो दोपहर के 2 बज ही गए। मैं भी उसी समय कपड़े धो रही थी। चौंकते हुए पूछा था, आज इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ के अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कपड़े बदलकर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गए। वो अपने पैर जोर जोर से हिला रहे थे। मैंने सोचा ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई होगी। कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा। चाय बना दूं? उन्होंने हाँ कहा। मैं चाय बनाकर ले आई। उन्होंने चाय हाथ में ले ली और धीरे धीरे पीने लगे। मैं वापस अपना काम खत्म करने लगी। मैंने कपड़े धोकर आंगन में सूखने डाल दिए। वापस बाहर आकर देखा तो वह तैयार हो रहे थे। मैंने पूछा भी कि अभी तो आए हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मेरी ओर गहरी दृष्टि डाली और कहा, ऑफिस से फोन आया है, जरूरी काम है, और वह चले गए। उनको जाते हुए मैं देखती रही। मन में एक संदेह सिर उठाने लगा। जो पहले घर लौटने पर मुस्कुराकर हाल चाल पूछा करते थे, मेरी बनाई चाय की तारीफ करते थे और कभी कभी तो बिना कहे खुद ही रसोई में आ जाते थे, अब उनकी दिनचर्या जैसे एक रहस्य बन गई थी। कब आना, कब जाना और क्यों जाना, इन सब का मुझे कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता। शाम उन्हें लौटने में देर हुई। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी थी, पर मन भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहा था। वे अब तक नहीं आए थे। मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया था, उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। मैंने उन्हें परेशान देखा था, सोचा अच्छा खाना बनाकर उनको प्रसन्न कर दूंगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दौड़कर दरवाजा खोला। वह थे, लेकिन उनकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर न जाने कौन सी गंभीरता छाई थी। खाना लगा दूं? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, आज बाहर खा लिया था, उन्होंने कहा और सीधे कमरे में तेजी से चले गए। मैं जैसे वहीं की वहीं ठहर गई। बाहर खा लिया, इस बात से मुझे भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने कभी पहले ऐसा नहीं किया था। क्या अब वह मुझे पसंद नहीं करते? क्या कोई और है जिसे वो मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं पूछना चाहती थी, बताना भी चाहती थी कि मैंने सब उनकी पसंद का खाना बनाया है और मैं उनके आने की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। सोचा था हम साथ ही खाना खाएंगे, पर यह सब बिल्कुल सोच के विपरीत हो रहा था। मन में एक झुंझलाहट, एक गुस्सा आ गया था। मैंने पहले दरवाजे की कुंडी लगाई और उनके पीछे कमरे में गई, लेकिन मैंने देखा वो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़े थे। उन्होंने तो अपने जूते भी नहीं उतारे थे और ना ही कपड़े बदले थे। मैंने पूछा, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपकी पसंद का सब कुछ बनाया है खाने में और आप इतनी देर कहाँ हुई, बताइए। यह सब कहकर मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा करने लगी, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो बस बिस्तर पर लेटे थे। मैं एक पल ठहर गई, फिर उनके निकट गई और हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें हिलाया भी, पर उनके पास से वही महक आई। तो क्या वह नशे में है? उन्हें होश ही नहीं? मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं किचन में गई, बर्तनों को जैसे क्रोध में पटक पटक कर रखने लगी। फिर अचानक लगा, नहीं,
मैं वह नहीं जो शंकाओं से अपने घर को तोड़ बैठे। मुझे बात करनी होगी, स्पष्ट बात, क्योंकि माँ कहती थी यही संबंधों की असली डोर होती है। धैर्य से काम लेना होगा। मैं रात को कुछ कह नहीं सकी। सुनने वाला ही होश में नहीं तो किसे कहती। मैं बस उनके पास ही लेट गई। उनकी पीठ मेरे ओर थी। मैं देर तक उनकी पीठ देखती रही, जो अब एक अपरिचित सी लगने लगी थी। मैंने खाना नहीं खाया। रसोई वैसे ही पड़ी रही। अगली सुबह जब आँख खुली तो देखा वह पहले ही उठ चुके थे और कहीं चले गए थे। सुबह सुबह ही वह आए, बिना आहट रसोई में। उनके हाथ में दूध का डब्बा था। उन्हें मालूम था मेरी सुबह चाय पीने की आदत। मन का एक कोना जैसे नर्म पड़ने लगा। लेकिन मैंने उनकी ओर देखा जैसे मेरी आंखों में हजारों प्रश्न थे और मैं उनके उत्तर चाहती थी। वह सब समझ रहे थे पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। मैं जानती थी, मैं सब समझ रही थी। उन्होंने कहा, कल वह अम्मा जो दूध देने आती है, उन्होंने कहा था आज नहीं आएगी, इसीलिए दूध लेने चला गया था। पास की दुकान बंद थी तो दूर जाना पड़ा। कहते हुए दूध का डब्बा प्लेटफॉर्म पर रखकर वह जाने लगे। कुछ पल मैं चुप खड़ी रही, फिर हिम्मत करके बोली, आपसे बात करनी है। वह चौंक गए और पलटकर बोले, हाँ कहो। क्या हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा? वह चुप थे। मैं उनके चेहरे के आते जाते भावों को देख रही थी। आप मुझसे अब पहले जैसे बात नहीं करते। अचानक घर आ जाना और देर से लौटना, बाहर खाना, ये सब कुछ क्या है? मैं जैसे चीख पड़ी। कल रात आप देर से आए। आप नशे में थे, इसीलिए कुछ कहा नहीं था और आपने बाहर खाना खाया। रात मैंने सब आपकी पसंद का बनाया था, वह सब मुझे आज फेंकना पड़ा। अब क्या मैं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता? क्या यह घर मेरा नहीं? कभी मन हुआ तो बाहर खा लिया, इसमें क्या बड़ी बात हुई? तुम बेकार में बात को बढ़ा रही हो। उन्होंने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही वह अपनी बात कहकर चले गए, तैयार होने, जैसे उनकी बात पत्थर की लकीर हो। अब और कुछ सुनना नहीं चाहते थे।